आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो किस किस स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश से ही राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है या जिसे हम लोग राज्य आपातकाल कहते हैं, इसे लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान होगा, ऐसा आर्टिकल 370 में लिखा गया था और वर्तमान में यह आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 370 में किसके बारे में था? जम्मू कश्मीर के अलग संविधान के बारे में था, जिसको वर्तमान समय में समाप्त किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? तो आपने यहाँ से पढ़ा कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इनका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उसका कार्यकाल कितना होगा? तो अगर आपने गलती से 6 वर्ष बोल दिया कि राज्यसभा में जो सभापति होगा उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष के लिए होगा, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनका जो पदेन सभापति होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, क्योंकि पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और डाउट क्लियर कर लीजिए कि राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। तो इस प्रकार अगर राज्यसभा में उपसभापति का कार्यकाल पूछा जाए तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका निम्न में से किसकी देखरेख में काम करती है? तो ये प्रश्न आपके किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें आपके 4 विकल्प दिए रहे होंगे। तो यहाँ पर आप जानते रहिए कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये किसी के भी अंडर में, किसी के अधीन काम नहीं करती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका जिला न्यायालय हो, पूरी तरह से ये स्वतंत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये भी किसी परीक्षा में आया होगा जिसमें 4 आपके विकल्प दिए गए होंगे, यानी 4 विषय विकल्प में दिए गए होंगे, तो उसमें से एक लोक स्वास्थ्य लिखा गया होगा। तो समवर्ती सूची का जो विषय नहीं है, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। आप इसको बुक के माध्यम से समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी संसद कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन की संसद है, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी संवैधानिक पद होते हैं बड़े स्तर पर, उन सभी पदों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो ये तो एक भौतिक विज्ञान का प्रश्न आ गया बीच में, चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ ही लेते हैं। आपके सिलेबस में भी भौतिक विज्ञान है। जो प्रतिध्वनि होती है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है जब हम पहाड़ों पर या बंद कमरे में कोई चीज़ बोलते हैं तो वही आवाज़ हमें खुद सुनाई देती है, तो उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं, और ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली में जो कार्यकारिणी होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो कार्यकारिणी से मतलब हमारा होता है मंत्री परिषद। तो संसदीय प्रणाली में जो मंत्री परिषद होती है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। राज्यसभा के प्रति मंत्री परिषद, जिसे हम लोग कैबिनेट भी कहते हैं, वो जिम्मेदार नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बहुत बार आपके प्रश्न में, परीक्षाओं में पूछा गया है
कि जो आपका मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। एक आपका डाटा दिया गया है जिसमें लिखा है बलवंत राय मेहता। इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व नहीं किया था, मतलब सुझाव दिया था कि बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, यानी 3 स्तरों का सुझाव दिया था। उसमें से कौन कौन से स्तर होते हैं? उसमें सबसे छोटे स्तर पर ग्राम होता है जिसमें ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। उससे ऊपर के स्तर पे यानी बीच वाले स्तर में ब्लॉक होता है जिसमें ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। और सबसे ऊपर स्तर पर जिला होता है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। तो 3 स्तर बलवंत राय मेहता ने सुझाए थे, ग्राम, ब्लॉक और जिला, और किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है वो किसके अधीन है, किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी का जो क्षेत्राधिकार है वो असम में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी का हाई कोर्ट असम में है, उसके अधीन आता है। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश किसके अधीन आएगा? असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस फोर्सेस का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं, जिसे हम लोग डिफेंस फोर्स कहते हैं, का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। ये प्रश्न तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिफेंस कमांडर का सर्वोच्च भारत का राष्ट्रपति होता है। अब आगे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप जानते रहिए कि संविधान में, भारतीय संविधान में भारत के 2 नाम हैं, भारत देश के 2 नाम हैं। पहला नाम भारत है और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इंडिया है। आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आपसे पूछा जाए संविधान के तहत भारत के कितने नाम हैं? तो भारत के 2 नाम हैं, पहला नाम भारत और दूसरा नाम इंडिया, दोनों भारत देश के ही नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उन्हें हम लोग गवर्नर भी कहते हैं। तो इस प्रकार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार चुने गए थे? तो लगातार 2 बार बनने वाले जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा अधिकार था जो पहले प्राथमिक अधिकार था? प्राथमिक अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार, लेकिन उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप अनेकों बार पढ़ चुके हैं कि हमारा जो आर्टिकल 31 था वो हमारा एक मौलिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। इसे खत्म करके अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार था, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो उस समय टोटल आपके पास मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। इसको जब इसमें से एक खत्म कर दिया गया तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। तो यहीं पर संपत्ति के अधिकार को उर्दू भाषा में लिखा गया है, ये जायदाद का हक। ठीक है, तो इसको संपत्ति का अधिकार आप जानते रहिए। संपत्ति का अधिकार पहले प्राथमिक अधिकार था लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? यानी कि भारतीय संविधान में इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल। कितने प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किसका चुनाव नहीं करता है? तो ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में आया रहा होगा, जिसमें से 4 विकल्प दिए रहे होंगे। आप जानते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों को काउंसिल ग्रुप के तौर पर किसको जवाब देना होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें जितने भी मंत्री होते हैं काउंसिल ग्रुप के तौर पर उन्हें लोकसभा को जवाब देना पड़ता है। ये प्रश्न आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इसकी यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी गई
है। आप इसको साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि जो मंत्री समूह, मंत्री परिषद होता है, मंत्रियों का समूह होता है, वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, यहाँ पर साधारण तरीके से आप इस तरह से समझ सकते हैं। प्रश्न की भाषाएं बहुत जटिल कभी कभी लिखी रहती हैं और उसी जटिलता के कारण हमारे जो प्रश्न हमें आते रहते हैं वो भी हमारे परीक्षा में गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहाँ पर बताया गया है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो भारत है और इंडिया है, दो हमारे देश के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब करता है? तो जो लोकसभा होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी विषय पर चर्चा हो रही होती है, उस पर मतदान कराए जाते हैं, तो जो पक्ष होता है उसके और जो विपक्ष होते हैं उसके दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं। दोनों के वोट बराबर होने की स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष बैठा होता है ऊपर, उससे मतदान कराया जाता है। वो जिसकी तरफ मतदान कर देता है वो जीत जाता है। तो इस लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना मतदान कब करता है? केवल समान मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है और ये हमेशा अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशिष्ट राज्य का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कितने समय पहले बन जाते हैं? तो जहां भी चुनाव होने वाला होता है, मतदान होता है, तो मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग की विशेष आख्या है, विशेष गाइडलाइन है कि मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार को बंद करवा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष हैं वो BR अम्बेडकर हैं। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मसौदा जो कि उर्दू शब्द लिखा गया है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ इसके कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रारूप समिति के जैसे नाम आया आपको याद आ जाएगा कि प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर थे। तो मसौदा का मतलब होता है प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भारतीय संविधान में यहाँ शायद गलती हो गई है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार तो आपके भाग 3 में पहले से ही हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कभी कभी जल्दी में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो आप उसको सही कर लिया कीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय लेता है कि कोई विधेयक जो प्रस्तुत किया जा रहा है लोकसभा में वह धन विधेयक है अथवा नहीं है। यहाँ पर धन विधेयक के बारे में एक चीज़ और जानते रहिए कि लोकसभा में जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति अनुमति देता है, लेकिन ये धन विधेयक है अथवा नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली होती हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। अब देखिए ये प्रश्न भी कंफ्यूज करने वाला है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था 1935 में, तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था।
भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जिसके अंतर्गत 1938 में चुनाव कराए गए थे। 1938 में चुनाव कितने राज्यों में कराए गए थे? 11 राज्यों में कराए गए थे। इसमें से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ऐसे कुछ राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी वहां पर कांग्रेस का मंत्रिपरिषद भी नहीं होगा। तो ऐसे कौन से राज्य थे जहां पर कांग्रेस का मंत्रिपरिषद नहीं था? तो इन राज्यों में पंजाब और बंगाल प्रमुख राज्य थे। पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की मंत्रिपरिषद नहीं थी। किसके तहत? उन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है उसका क्या काम है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसका काम है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित किस संस्था का काम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है। इसको भी आप जानते रहिए, ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, अच्छी बात है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसी अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पद दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो खाद्य और कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था अंतरिम सरकार के तहत 1946 में। और ये अंतरिम सरकार में जितने भी पद थे, 7-8 जितने भी पद थे, उन सारे पदों को आप रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री कौन थे, विदेश मंत्री कौन थे, सारी चीज़ों को आप रट लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के हम लोग प्रश्नों को अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।